Yes, good afternoon all of you. See, today we continue with chapter 3 in economics, that is your demand. ठीक है, लास्ट हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक किया था, उससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था. अब है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और साथ ही साथ हम समझेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. ध्यान देना अच्छे से. देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. लॉ ऑफ डिमांड किसने प्रेजेंट किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने. उन्होंने कहा था कि जब बाकी के सारे फैक्टर्स, ठीक है, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो जब कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बाकी के सारे फैक्टर्स प्राइस के अलावा, ठीक है, पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा कि प्राइस के अलावा जब बाकी के सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं जब वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उसमें जब कोई चेंजेस नहीं आएगी, और प्राइस में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आएगा, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. When price rises, demand will contract. When price falls, demand will expand. तो आपको वही टॉपिक यहाँ पे बताया गया आज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और जहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आ जाता है, आपको कौन सा फैक्टर लेना है? प्राइस. और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. जब इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है डिमांड में, तब आपको कौन से फैक्टर्स लेने हैं अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा बाकी सारे के सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं. लेकिन जब आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तब आपको फैक्टर क्या लेना होता है? प्राइस. और जब आपका इंक्रीज और डिक्रीज आ जाता है, तब आपको फैक्टर क्या लेना होता है? अदर देन प्राइस. नाउ सी, सेम ही दिया हुआ है, सब कुछ आपको ऑलरेडी आता ही है. सी, व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स. व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स आर एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट and price is varied, there is expansion and contraction of demand. तो बोला गया है ये सारे के सारे फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट किसकी बात हो रही है? किसके डिटर्मिनेंट? डिमांड के. जब बाकी के सारे फैक्टर्स, जब बाकी के सारे डिटर्मिनेंट जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जब वो कांस्टेंट होते हैं और प्राइस में वेरिएशन आता है, ठीक है, प्राइस में वेरिएशन आता है, तो क्या होता है वहाँ पे? देयर इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस के बेसिस पे. When price falls, keeping other determinants constant, there is an expansion in demand. Accordingly, when price rises, when other determinants do not change, there is a contraction of demand. तो बोला गया है, देखो साथ में बार बार ये मेंशन कर रहे हैं, when price fall बोला इन्होंने, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बोला when other determinants are constant. वो बोलना ज़रूरी है. आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते. देखो, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये नहीं बोलता है कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड विल एक्सपेंड. सिर्फ इतना नहीं बोलता है. उसके साथ ये बोलना बहुत ज़रूरी है आपको कि व्हेन प्राइस फॉल्स, बट व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी. एंड प्राइस फॉल्स तो डिमांड विल एक्सपेंड. एंड व्हेन प्राइस राइजेस, बट अगेन द अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस will remain constant, in that case क्या होगा? if price rise, demand will contract. ठीक है, अगर इसको हिंदी में समझें तो बोला गया है, देखो डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन फैक्टर क्या है? प्राइस. और दूसरे सारे फैक्टर्स को हम अदर देन प्राइस बोलते हैं. अदर देन प्राइस का इंग्लिश में मतलब होता है प्राइस के अलावा, ठीक है. एक सबसे मेन फैक्टर होता है प्राइस. अगर आपका प्राइस फैक्टर जो है, लास्ट बेंच कहाँ ध्यान है? हेत उसकी बालों में, यहाँ ध्यान दे. आपका मेन फैक्टर होता है प्राइस, और बाकी के जितने भी फैक्टर होते हैं वो होते हैं अदर देन प्राइस, ठीक है. तो अगर सपोज कर लो आपका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मेन फैक्टर क्या है? प्राइस. मेन फैक्टर क्या है? इकलौता फैक्टर है प्राइस. जब आप इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हो डिमांड के, तो उसमें फैक्टर्स क्या है? अदर देन प्राइस, ठीक है. तो आपको यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया जा रहा है. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्या याद रखना है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसका? डिमांड का. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसका? डिमांड का, ठीक है. यहाँ पे आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का बताया जा रहा है, तो आपको मेन फैक्टर क्या लेना है? प्राइस. बोला गया है व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिर रहा है तो आपको पता है डिमांड विल एक्सपेंड. लेकिन साथ में आपको ये भी बोलना है, जब प्राइस नीचे जा रहा है डिमांड एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन बाकी के सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट, ठीक है. उसी तरह व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे. दैट इज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. समझ में आया? अब देखो यहाँ पे उसी का एग्जांपल आपको दे रखा है. देखो आपके पास एक कर्व बना हुआ है,
आपके पास जो ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका प्राइस है, ये आपका डिमांड ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जहाँ पे आप 0 लिखते हो, ठीक है, और आपका डिमांड जो है 1 2 3 4 5 इन्होंने 6 तक लिखा है, और आपका प्राइस भी इन्होंने 6 तक लिखा है हाल फिलहाल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन्होंने जो टेबल दे रखा है वो टेबल आपको बीच में से चालू करना है, वो आपको तभी आपको एक्सपेंशन। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, टेबल ऊपर से हम चालू क्यों नहीं कर सकते, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों समझना है, दोनों समझने के लिए आपको टेबल बीच से चालू करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो टेबल दे रखा है उस टेबल में क्या है, यहाँ पे आपके पास डिमांड और प्राइस दे रखा है, ठीक है, मतलब प्राइस और डिमांड है। ये आपका प्राइस है, उल्टा लिख दिया मैंने, फाइव 4 3 2 1 1 2 3 4 5। अब देखो ये आपको सिंपल सा समझाना चाहते हैं यहाँ पे, ये समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाता है। वैसे आपको पता तो चल गया कि क्या है, लेकिन देखो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, ये लोग बोलना चाहते हैं कि जब प्राइस 3 रुपीज़ था ना, तो पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड भी 3 यूनिट्स की थी। यहाँ से आपको चालू करना है। जब प्राइस 3 रुपये था किसी भी चीज़ का, प्राइस जब 3 रुपये था तो सामने डिमांड भी कितनी थी, लेकिन आप जैसे देख रहे हो जैसे प्राइस राइज हुआ 3 से 4 रुपये हुआ तो डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही। लेकिन हिंदी में हम डिक्रीज नहीं बोले, मतलब इंग्लिश में हम डिक्रीज नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हम प्राइस के बेसिस पे बोल रहे हैं। जब आप प्राइस के बेसिस पे बोलोगे तो आप इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हिंदी में कम ज़्यादा बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। तो आप देख रहे हो कि प्राइस जब राइज हो रहा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्राइस और राइज हो रहा है, डिमांड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इन द सेम वे फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे कि जब प्राइस 3 रुपये था डिमांड भी 3 यूनिट्स की थी, इसको यूनिट बोलते हैं, कॉमोडिटी यूनिट में होती है, ठीक है। अब प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड एक्सपैंड हो रही है, प्राइस और फॉल हो रहा है, डिमांड। तो यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है पता है, यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि जब आपकी प्राइस 3 रुपये था तो सामने डिमांड भी कितना था, 3 यूनिट का था। इसको इन्होंने ए बोला है, ठीक है। अब आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन समझाया गया है। बोला गया है कि जैसे ही प्राइस आपका राइज हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका प्राइस राइज होगा सामने डिमांड, और प्राइस अगर फॉल होगा तो डिमांड। तो अगर हम ये समझ लें, पहले एक्सपेंशन वाला पार्ट समझ लें, ये क्या है, ये एक्सपेंशन वाला पार्ट है ना, सॉरी ये उल्टा है। प्राइस गिरेगा तो ये एक्सपेंड हो रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, 3 से अगर 2 रुपया हुआ तो सामने डिमांड 4 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है। प्राइस 1 रुपया हो जाएगा 2 से तो डिमांड, तो ये वाला पार्ट इन्होंने एक्सपेंशन वाला समझाया है। और प्राइस अगर राइज हो रही है 3 से 4 हो रही है तो डिमांड उल्टी जाएगी, 3 से कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की। 4 से 5 रुपये हो गया तो क्या होगा, और डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो आपका हो गया इसको डिमांड कर्व बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या समझाया जा रहा है आपको, इसका नाम दिया है डीडी, दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल ऐसे ही बोला जा रहा है, डीडी इसको बोला गया है। इसको बोला जाता है, यहाँ पे ये जो कर्व बनाया गया है इस कर्व में आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये दोनों आपको समझाया है। अब देखो आगे वही दिया हुआ है, इन द अबाव स्केड्यूल, मतलब जो हमने अभी अभी स्केड्यूल बनाया, सपोज आप सपोज करो इनिशियल प्राइस आपका कितना था, स्टार्टिंग प्राइस, तो सामने डिमांड भी कितनी है, तो इनिशियल प्राइस जब 3 रुपये था तो सामने इनिशियल डिमांड भी कितनी है, 3 यूनिट की, विच इज़ सीन एट अ पॉइंट ए, जो आपको पॉइंट ए पे दिखा। नाउ व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹1, ठीक है, प्राइस इन्होंने 3 से 2 का एग्जाम्पल नहीं दिया है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सपोज कर लो प्राइस 3 से 1 रुपया हो गया तो आपकी डिमांड 3 से कितने यूनिट की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, ठीक है, जो इन्होंने पॉइंट सी पे दिखाया है, यहाँ पे पॉइंट सी है। फिर बोला गया है द मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी ऑन डिमांड कर्व,
दिस इज योर डिमांड कर्व DD। इस कर्व का नाम क्या है? डिमांड कर्व DD। ठीक है, DD से डिनोट किया गया है और बोला गया है द मूवमेंट फ्रॉम A to C इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। द मूवमेंट, ये जो मूवमेंट फ्रॉम A to C, लेकिन किसका मूवमेंट हुआ? किसका मूवमेंट हो रहा है? डिमांड का मूवमेंट हो रहा है, यूनिट्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले इतनी डिमांड थी, लेकिन डिमांड थी किसकी? यूनिट की होती है ना, चीज़ की डिमांड होती है ना। तो जब यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम A to C हुआ, ये बोला जा रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। फिर से इन्होंने ये एग्जांपल लिया कि सपोज कर लो इनिशियल प्राइस कितना है? 3 रुपये। ठीक है, जब इनिशियल प्राइस 3 रुपये है तो डिमांड भी कितने की है? 3 रुपये। अब सपोज कर लो कि आपका प्राइस राइज हो रहा है, आपका प्राइस 3 से 5 रुपये हो रहा है, तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका डिमांड कितना हो गया? तो आपका डिमांड हो गया 1 यूनिट। ठीक है, और इसको डिनोट किया है इन्होंने से। और मूवमेंट फ्रॉम A to B क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आया? आपको पूरा लॉजिक पता ही है वैसे तो, कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड, लेकिन बट ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स शुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आया? क्लियर है ये? ओके। अब इसी तरह आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड सीखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज, जब हम इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम प्राइस का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस का नाम लेंगे तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को बुरा लग जाएगा। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। प्राइस जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। प्राइस के साथ आपको इंक्रीज डिक्रीज वर्ड नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो प्राइस में तो हमने चलो ये समझ लिया। आप 2 मिनट के लिए सोचो तो सही कि जब व्हेन प्राइस राइजेस, ठीक है, डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड विल। तो प्राइस में तो मैंने राइज और फॉल बोल दिया कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, लेकिन बाकी के फैक्टर को क्या बोलूँगा? ऊपर गए, नीचे गए। फैक्टर को तो वैसे भी हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में हमने इंक्रीज डिक्रीज की जगह एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ किया डिमांड के साथ। और प्राइस के अलावा अगर फैक्टर होंगे तो हम लोग डिमांड के साथ इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज़ करेंगे। डिमांड के साथ ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं। देयर इज़ अ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, देयर इज़ अ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, लेकिन हम प्राइस को तो बोल रहे थे कि प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड विल एक्सपेंड। अब बाकी के फैक्टर्स के लिए मैं राइज फॉल वर्ड कैसे यूज़ करूँ? बाकी के फैक्टर्स कौन से थे? इनकम फैक्टर था, टेस्ट फैक्टर था। तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी टेस्ट इंक्रीज हो गई, तुम्हारा टेस्ट इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। लेकिन चेंज तो खिलाफ भी हो सकता है ना, चेंज तो खिलाफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्राइस राइज और फॉल वर्ड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बाकी के फैक्टर्स के साथ इन फेवर टू डिमांड या इन अपोज टू डिमांड ये वर्ड यूज़ करना है। देखो, when one factor or some factors other than price change in the favor of a demand of a good, then there is an increase in demand which is caused by the rightward shift of the demand curve. If these factors change against the demand, then at the same price demand will decrease as the entire demand curve shift to the left. Hence increase and decrease in demand is caused by the determinants other than price. मैंने क्या बोला? आपका expansion contraction के साथ, आपके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ कौन सा फैक्टर यूज़ होता है? प्राइस। ठीक है, लेकिन आपके इंक्रीज और डिक्रीज ये डिमांड है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? डिमांड का। इंक्रीज डिक्रीज किसका हो रहा है? डिमांड का। लेकिन जब इंक्रीज डिक्रीज डिमांड का होता है तो फैक्टर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अदर देन प्राइस। ठीक है, तो चलो प्राइस में तो हमने बोल दिया प्राइस राइजेस, ठीक है, डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस फॉल डिमांड विल। यहाँ पे हम राइज फॉल नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम बोलेंगे या तो वो फेवर में है या तो वो अगेंस्ट में है। ठीक है, या तो वो फेवर में है, अगर फेवर में होगा तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है ना, फैक्टर अगर फेवर में हुआ तो डिमांड इंक्रीज होगी, और आपका फैक्टर अगर
अगेंस्ट हुआ, लेकिन प्राइस के अलावा। अब यहाँ पे आपको ये मेंशन, जब इंक्रीज डिक्रीज का टॉपिक आता है तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आप जो फैक्टर ले रहे हो वो अदर देन प्राइस है। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम फैक्टर ले रहे हैं प्राइस, ठीक है, बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे वहाँ पे। यहाँ पे हमको फैक्टर प्राइस नहीं लेना है, ठीक है, बाकी के कोई भी फैक्टर, लेकिन दैट फैक्टर शुड बी अदर देन प्राइस। जब आप इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हो उस समय आपको प्राइस फैक्टर लेना नहीं है, क्योंकि प्राइस फैक्टर जब लोगे ना तो डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब प्राइस के अलावा फैक्टर लोगे तो इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये फैक्टर्स है, ये कॉजेज हैं, इनकी वजह से यहाँ पे बदलाव आ रहा है डिमांड में। ये आपकी डिमांड, ये आपका फैक्टर, ये कॉज, ये इफेक्ट, इसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन प्राइस की वजह से अगर डिमांड में बदलाव आता है तो उसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। प्राइस के अलावा ये फैक्टर है, लेकिन अब आपका फैक्टर प्राइस के अलावा है। अब अगर डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि प्राइस अगर फैक्टर है तो चलो आप बोलते हो प्राइस राइजेस, प्राइस फॉल्स, लेकिन अगर आपके फैक्टर प्राइस के अलावा हैं तो आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते कि वो फैक्टर राइज कर रहे हैं या वो फैक्टर फॉल हो रहे हैं, वो नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या बोलोगे आप कि ये फैक्टर अगर डिमांड के फेवर में है तो डिमांड इंक्रीज होगा, ये फैक्टर अगर डिमांड के अगेंस्ट में है तो डिमांड डिक्रीज होगा। लेकिन ये फैक्टर जब आप इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज़ कर रहे हो डिमांड के साथ, ये फैक्टर प्राइस नहीं हो सकता। ये फैक्टर जो भी होगा लेकिन अदर देन प्राइस होगा, प्राइस के अलावा। समझ में आया? और जैसे ही आपका फैक्टर अदर देन प्राइस होता है आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलना है, आपको इंक्रीज डिक्रीज बोलना है। और जैसे ही आपका फैक्टर अगर प्राइस होगा तो आपको डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलना है। जैसे ही आपका फैक्टर प्राइस होगा आपको डिमांड के साथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलना है। जैसे ही आपका फैक्टर अदर देन प्राइस होगा, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर है, तो आपको डिमांड के साथ इंक्रीज और डिक्रीज बोलना है। समझ में आया? क्लियर है ये? हाँ, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स, लेकिन वो फैक्टर अदर देन प्राइस है, प्राइस के अलावा कुछ फैक्टर अगर आपके डिमांड के फेवर में है तो डिमांड क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा। और अगर कुछ फैक्टर्स लेकिन प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स डिमांड के अगेंस्ट में हैं तो क्या होगा? आपकी डिमांड नीचे चली जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो उसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। Now see guys, in the above schedule and diagram, initial demand is D1 D1। देखो आपका इनिशियल डिमांड ये रहा, ठीक है, कितने का है? 3 यूनिट्स का, जब प्राइस कितना था? 3। नाउ वेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹3 डिमांड इज 3 यूनिट्स, ये आपका इनिशियल डिमांड है। दिस इज शोन एट पॉइंट A, और यहाँ पे आपका कर्व जो है दैट इज D1 D1। When price remains constant at ₹3 but one or some of the other factor changes in the favor of the demand, then demand curve shift to the right D3 D3। देखो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्राइस सेम ही है देखो, क्योंकि हम इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस कांस्टेंट रहता है ना। हमने क्या बोला? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड किसकी वजह से होता है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस में कोई बदलाव नहीं होते। तो प्राइस तो सेम ही है, लेकिन जब एक या एक से ज़्यादा फैक्टर डिमांड के फेवर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड के फेवर में है, तो आपका डिमांड क्या होगा? आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो आपका डिमांड इंक्रीज दिख रहा है वो कितना हो जाएगा? डिमांड 5 यूनिट का हो जाएगा, लेकिन आपका प्राइस तो वही है, लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो आपके डिमांड के फेवर में होंगे, इसलिए प्राइस डिमांड इंक्रीज हुआ। लेकिन अब सपोज कर लो कि प्राइस तो उतना ही है, अगेन प्राइस 3 रुपये ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है? कुछ फैक्टर्स अदर देन प्राइस वो आपके डिमांड के अगेंस्ट में है, तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? क्योंकि प्राइस भले उतना है लेकिन जो फैक्टर है, बाकी के जो फैक्टर है वो क्या हो रहे हैं? वो आपके डिमांड के अगेंस्ट में है, सूटेबल नहीं है, तो आपका डिमांड कम हो जाएगा और आपका डिमांड 3 से कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन प्राइस इनिशियल प्राइस इज ₹3, ठीक है, प्राइस 3 रुपये है, डिमांड आपका कितना है? डिमांड आपका 3 यूनिट का है, ठीक है। अब प्राइस तो आपका 3 रुपये ही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके डिमांड के फेवर में होंगे, इसलिए आपका डिमांड 3 से कितने यूनिट का हो गया? 5 यूनिट का हो गया। प्राइस रिमेन सेम ओनली।
अब फिर से हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि आपका इनिशियल प्राइस 3 रुपये था और आपका डिमांड 3 यूनिट का था। अब प्राइस तो आपका 3 रुपया ही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके डिमांड के अगेंस्ट में होंगे जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तुम खुद सोचो ना, जब तुमको पीछे से कोई धक्का देगा तो तुम आगे जाओगे क्योंकि वो तुमको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब तुम्हारे सामने कोई आ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आमना सामना जब होगा तो तुम उतना ऊपर नहीं जा सकोगे, तुम पीछे भी जा सकते हो। डिपेंड है कि जो फैक्टर है सामने वाला वो आप पे भारी पड़ता है कि आप उस पर भारी पड़ते हो। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जो फैक्टर है वो अगेंस्ट में हो जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। फैक्टर अगर आपके फेवर में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका डिमांड ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, प्राइस अपनी जगह पे ही रहता है। समझ में आ गया, क्लियर है ये? ओके, इसके बाद देखो इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड द, देखो इंडिविजुअल डिमांड मतलब जब हम अकेले अकेले डिमांड करते हैं मार्केट के अंदर, उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। भाई कृषा ने कुछ डिमांड किया, मैंने कुछ डिमांड किया, शर्मानी ने कुछ डिमांड किया, ठीक है, अरमानी ने कुछ डिमांड किया। तो जब हम अलग अलग डिमांड कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। और मार्केट में हम सब की डिमांड को जब मिलाया जाएगा तो उसको टोटल डिमांड बोलते हैं, या उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, या उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। और आप अकेले अकेले जब डिमांड कर रहे हो, जब सिर्फ आपकी डिमांड है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। समझ में आया? देखो, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। Individual demand is the demand of a good by an individual consumer at a given price at a particular point of time। उस समय उस भाव पे अगर कोई एक ही बंदा डिमांड कर रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। अगर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड है तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। द सम टोटल ऑफ सच इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स इन द मार्केट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बोला गया है मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, उन सबकी डिमांड को अगर इकट्ठा किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, तो उसे हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। पीछे अगेन आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, सेम ही है। देखो, प्राइस आपका दे रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड क्या होता है, डिमांड एक्सपेंड होती है। तो आप देख सकते हो डिमांड एक्सपेंड हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड भी एक्सपेंड हो रही है और टोटल डिमांड भी। यहाँ पे 3 कस्टमर है, देखो, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्राइस जब 10 रुपये है तो इंडिविजुअल बंदा, जो पहला बंदा है, ठीक है, वो कितना यूनिट का डिमांड कर रहा है, एक। दूसरा बंदा 2 यूनिट की डिमांड कर रहा है, तीसरा बंदा। फिर जब प्राइस 10 से 8 हो गया, प्राइस कम हो गया, तो देखो इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पहला बंदा जो 1 यूनिट डिमांड कर रहा था वो 2 यूनिट कर रहा है, जो बंदा 2 यूनिट कर रहा था वो 3 यूनिट कर रहा है, जो बंदा 3 यूनिट कर रहा था वो 4। ठीक है, और जब प्राइस 8 से 6 हो गया, प्राइस और घटा, तो डिमांड आपकी और भी एक्सपेंड होगी। पहला बंदा जो 2 यूनिट डिमांड कर रहा था वो 3 कर रहा है, दूसरा बंदा जो 3 यूनिट डिमांड कर रहा था वो 4 यूनिट डिमांड कर रहा है, तीसरा बंदा जो 4 यूनिट डिमांड कर रहा है वो 5। और इन तीनों की डिमांड को प्लस करके देखो तो आपको टोटल डिमांड, मतलब कि मार्केट डिमांड मिल जाएगा। लेकिन देखो, मार्केट डिमांड भी तो एक डिमांड ही है ना, और वो डिमांड हमसे ही तो बनती है। तो वो प्राइस और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो वही होगा। देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि प्राइस फॉल हो रही है और आपका टोटल डिमांड ऊपर जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ये खाली इंडिविजुअल कस्टमर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हर डिमांड पे अप्लाई होता है, फिर वो टोटल डिमांड हो या इंडिविजुअल डिमांड हो। यहाँ पे प्राइस आपका फॉल हो रहा है, आपकी टोटल डिमांड भी देखो एक्सपेंड होती जा रही है, और उसी के कर्व बने हुए हैं सिंपल, जैसे हमने अभी बनाए थे। समझ में आया, क्लियर है ये? ओके।